मैं पुरुषों से जुड़ा हूं, मैं पुरुषों से जुड़ा हूं जो हालांकि लोगों द्वारा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी उनकी ईश्वर के रूप में श्रद्धा की जाती है और जो लोगों की भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस करते हैं, जो लोगों के भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस करते हैं। यह उक्ति रिपन द्वारा किसे कही गई थी? यह उक्ति रिपन द्वारा किसे कही गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आंसर दिया ए के हुम, लाला लाजपत राय, आर पामदत्त, वैकबर्न। ये 4 जो है ABCD करके आंसर आपका है। तो इसमें A.Q. हुम के बारे में, A.Q. हुम के बारे में जो है रिपन ने यह स्टेटमेंट दिया था। रिपन कौन था? वो गवर्नर था। और 1880 से 84, देखिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं रिपन और ये सब, और इनके क्रम पूछ लेते हैं, तो इनका टाइम पीरियड जो है खासतौर से याद रखिए, सबका ना याद रख सकिए तो जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनके महत्वपूर्ण की याद रखिए, क्रम में आ जाए तो उसे कर सकिए। 1880 से 84, 1880 से 84 के टाइम पीरियड में ये गवर्नर थे। और A.Q. हुम कौन थे? A.Q. हुम जो थे, A.Q. हुम 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश अधिकारी थे भारत में, और जब जो है 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने समझ ही नहीं पाए थे कि इतना भयानक विद्रोह हो जाएगा। एक भूचाल जैसा आ गया, उसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो A.Q. हुम को लगा कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो झंझावट या जो बिजली आकाशी होती है उस तरीके से कोई अटैक हो तो उसको क्या किया जा सके, सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया जा सके, उसे रोका जा सके। इसीलिए ह्यूम ने कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1906 तक, 1885 से 1906 तक लगातार काफी वर्षों तक ये क्या रहे, कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। अब लॉर्ड रिपन क्या है? ठीक है, लॉर्ड रिपन जो थे ये लिबरल गवर्नमेंट, उदारवादी सरकार के प्रतिनिधित्व थे। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, अक्सर क्वेश्चन आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में की थी। कब की थी ये भी जानकारी होनी चाहिए, 1882 में, 1882 में की थी। और इनका उद्देश्य क्या था? लोगों को जो है राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा प्रदान करना, या कहा जाए कि स्थानीय स्तर पर लोगों को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना ताकि लोगों की मदद हो सके। अब इसी में दूसरा पॉइंट है लाला लाजपत राय। बी जो ऑप्शन है वो लाला लाजपत राय है। तो इसमें आंसर क्या था? A.Q. हुम था। अब लाला लाजपत राय के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं लाला लाजपत राय से। तो लाला लाजपत राय का जो 28 जनवरी 1865 से 17 नवंबर 1928, 1865 से 1928 तक ये थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, ड्यूडाइक में। इनका जन्म पंजाब के ड्यूडाइक नामक स्थान पर हुआ था। और डेथ इनकी जो है लाठीचार्ज हुई थी, उस लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि गंभीर रूप से सीरियसली ये घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। इनका पॉपुलर नाम क्या था? अक्सर पूछा जाता, पंजाब केसरी इनका पॉपुलर नाम था। और इंडियन, अच्छा मिलाने को भी दे सकता है,
तथ्य पूछ सकता है, कथन पूछ सकता है, किस किस संस्थाओं से जुड़े थे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो जुड़े ही थे, हिंदी रिफॉर्म मूवमेंट से, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से भी, हिंदू सुधार आंदोलन से भी जुड़े थे। इतना ही नहीं, आर्य समाज से भी जुड़े थे। तो ये तीनों चीजों से लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। अब चंद्रशेखर आजाद, इलाहाबाद में ही उनकी स्टैचू है कंपनी गार्डन में, और भगत सिंह वर इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय। ये जो चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे, ये लाला लाजपत राय से क्या थे, इंस्पायर थे, प्रेरित हुए और आगे बड़े क्रांतिकारी बने और देश को आजाद कराने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इससे प्रभावित थे, लाला लाजपत राय से प्रभावित थे। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अक्सर कथन में देख के सही है नहीं है, ABC 1 2 3 2 3 4 1 2 3 इस तरीके का पूछ लेता है। नेक्स्ट, अब जो है आर गजट किससे संबंधित है, लाला लाजपत राय से संबंधित है, मिलाने में आ सकता है। और इसके ये एडिटर भी है, इसके ये क्या रहे, एडिटर, संपादक रहे। अब इन्होंने जो है अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर और मैगजीन निकाले, लाजपत राय ने अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर और मैगजीन निकाली। उस वक्त न्यूज़पेपर मैगजीन जो स्थानीय लोकल लोग निकालते थे, देसी लोग निकालते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य आम जनमानस को जागरूक करना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था। तो ये कितनी भाषा में था, इन्होंने जो मैगजीन निकाली है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू। तो याद रखिए, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन चीज होती, हिंदी इंग्लिश हो गया, उर्दू पंजाब के थे, ठीक है, तो पंजाब का पूरा क्षेत्र था, उर्दू हो गया, और पंजाबी पंजाब के रहने वाले थे तो पंजाबी। ये चार जो है भाषा में वो निकालते थे मैगजीन, और ये याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है। फिर इनकी एक खास बात और है कि इन्होंने बायोग्राफी किस पे लिखी, ये भी क्वेश्चन बना है। मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा। मैजनी कौन थे, गैरिबाल्डी कौन थे, शिवाजी और श्री कृष्णा को आप हम सब जानते हैं। हाँ, शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रमुख थे और श्री कृष्णा गॉड हुए। लेकिन ये मैजनी और गैरिबाल्डी कौन थे, इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस पर भी इन्होंने काम किया था लाला लाजपत राय जी। तो ये विशेष चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर कई किताबें इन्होंने लिखी, लाला लाजपत राय की कई किताबें आती है एग्जाम में अक्सर कई जगहों पर। द स्टोरी ऑफ माई डेपोरेटेशन, द स्टोरी ऑफ माई डेपोरेटेशन। फिर है आर्य समाज भी इन्हीं का है। फिर यंग इंडिया एंड अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया इन्हीं का है, अनहैप्पी इंडिया भी इन्हीं का है। यंग इंडिया गांधी जी का भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। द यूएसए ए हिंदूज इंप्रेशन, द यूएसए ए हिंदूज इंप्रेशन, ये भी इनकी किताब का नाम है। और इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। एक और किताब इनकी है, इंग्लैंड डेप्थ ऑफ इंडिया, 1917 में इन्होंने लिखा था, इंग्लैंड डेप्थ ऑफ इंडिया। फिर यंग इंडिया पे भी एक बड़ी किताब है, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन एंड हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम विद इन। और फिर एक यंग इंडिया अलग से, जो हमने पहले ही बताया आपको। तो ये इतनी किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं लाला लाजपत राय जी के लिए, और लाला लाजपत राय भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। अब रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त, ये कौन है, ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस है। ये कौन है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं,
और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये इंग्लैंड से संबंधित है। रजनी पामदत्त मिलाने में आ जाता है, तो ध्यान रखिए रजनी पामदत्त इंग्लैंड से रिलेटेड है और ये जो है कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं। और इनकी बुक का नाम बहुत फेमस बुक है इनकी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे इनकी फेमस बुक है। और नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये किससे जुड़े थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो महान कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे ये जुड़े हुए थे, रजनी पामदत्त। फिर है वेडरबर्न। क्या टाइम हुआ? अच्छा है। वेडरबर्न। वेडरबर्न कौन है? ये जो है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है। वेडरबर्न अक्सर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आया हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फाउंडर मेंबर थे और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अधिवेशन के 2 बार अध्यक्ष रहे। एक अधिवेशन 1889 में हुआ और एक अधिवेशन 1910 में हुआ। कई बार इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। 1889 और 1910 में, और इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। कभी पूछा गया है कि इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेडबर्न ने की थी। ठीक, तो वेडबर्न की ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपके सामने मैंने बताया कि 2 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इलाहाबाद में जब कांग्रेस की अध्यक्षता हुई तो उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में भाग लिया था। फिर वेडबर्न ने एक बुक भी लिखी है, ये कई बार पूछी गई है बुक एग्जाम में और मिलाने में भी आ सकती है। एलन, अच्छा कई बार ये भी पूछ लिया है A.O. ह्यूम का फुल नाम क्या है? A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का फुल नाम है। इन्हीं पे इन्होंने किताब लिखी है, जो किताब का नाम है C.B., पूरा नाम है C.B. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको वेडबर्न ने लिखा है। और ये 1829 से 1912, 1829 से 1912 के बीच की किताब का टाइम पीरियड है। तो ये 3 क्वेश्चन हुए, लेकिन 3 क्वेश्चन में आपको तमाम जानकारी मिली होगी। अब क्वेश्चन 4, भगवान श्री कृष्ण के आचरण से हमें निम्नलिखित में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण की जो आचरण, तो उससे किसके बारे में शिक्षा मिलती है? अब आजकल 2 एक क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड भी आने लगा है, तो बहुत फोकस करने की जरूरत है उस पर भी। देखिए, पहला जो है विश्व तत्व, तो उनका जो भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा, उसमें विश्व तत्व का उल्लेख मिलता है, सही है। दूसरा B, व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, जो व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? स्थान है। तीसरा क्वेश्चन, सच्ची मैत्री, तो भगवान श्री कृष्ण सच्ची मैत्री के लिए भी जाने जाते हैं। फिर भावनाओं का संतुलन, बैलेंस ऑफ फीलिंग। देखिए, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था बैलेंस होना जरूरी है किसी भी चीज के लिए, लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भावनाओं के संतुलन की बात की है। भावनाएं संतुलित रहेंगी तो सारी चीजें भगवान, जब भावनाएं संतुलित नहीं रहती हैं तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और सारे काम उसके उल्टे हो जाते हैं। तो भावनाओं का संतुलन जरूरी है। फिर है कपटपूर्ण आचरण। कपटपूर्ण आचरण, ऐसे तो ये जो कपटपूर्ण आचरण है वो श्री कृष्ण की शिक्षा में हमें नहीं मिलता है। बाकी ये 4 चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, तत्व, सच्ची मैत्री, भावनाओं का संतुलन, ये सारी चीजें मिलती है। तो B जो है ABCD इसका आंसर सही है। अब
थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण के बारे में भी हम लोग जान लें। श्रीमद् भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण के बारे में, उनके जीवन, उनकी स्टाइल, उनके उपदेश का वर्णन करती है। और ये श्री कृष्ण कौन थे? करौली यदुवंशी जादौन परिवार के थे। करौली यदुवंशी जादौन परिवार के थे, पूछा जा सकता है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है भगवत गीता की या श्री कृष्ण की? उसमें समग्रता और संपूर्णता की शिक्षा। जो समग्रता की बात की जाती है और संपूर्णता की बात की जाती है, वो इस भगवत गीता का या श्री कृष्ण की शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए मार्गदर्शन, जिस तरीके से माँ अपने शिशु को पालती है, बड़ा करती है और श्रेष्ठ देखना चाहती है। माँ क्या चाहती है? उसका बच्चा बड़ा हो जाए, ठीक है, पालती है, बड़ा करती है और चाहती है वो श्रेष्ठ बने। ठीक उसी तरीके से जो है इस भगवत गीता में भी मार्गदर्शन किया गया है। श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका पालन पोषण अच्छा हो, वो आगे भविष्य में अच्छे कार्य करें। और भगवान किसके अवतार थे? विष्णु जी के। भगवान किसके अवतार थे? विष्णु के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये सब कथन कारण तो यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन कौन से कथन सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा जा सकता है। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए 5। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है, वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है? तो अब इसमें 4 पुस्तक दी हुई है। आनंद मठ दिया हुआ है, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन्स ए मैन दी हुई है किताब, मनुस्मृति और साथ दिया हुआ है। तो ये जो माँ से संबंधित है, माँ थी, माँ है, माँ रहेगी, ये आनंद मठ में दिया। तो इसका आंसर ए होगा, आनंद मठ। अब कुछ हम लोग आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवेल था, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। खास बात जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं क्या है? आनंद मठ 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। आनंद मठ को कब लिखा? 1882 में लिखा। देवी चौधरानी को भी जो है इन्होंने लिखा था। देवी चौधरानी भी इन्हीं की नॉवेल है और 1884 में लिखी गई। 1884 में लिखी गई। और इसमें महिलाओं के बारे में कहा गया है, माँ थी, माँ है और माँ रहेगी। महिलाओं के सम्मान की भी बात की गई है। और सबसे खास बात, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवोल्ट का उल्लेख कहाँ आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है? सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देवी चौधरानी ने भी किया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो नॉवेल है देवी चौधरानी, उसमें भी किया गया है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता, लीडरशिप इसके हाथ में थी भवानी चरण पाठक। भवानी चरण पाठक के जो है हाथ में सन्यासी विद्रोह की लीडरशिप थी। नेक्स्ट जो है ये विद्रोह हुआ कहाँ था? बंगाल में 1770 से 1820 में, ठीक है। और 1770 से 1820 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। कहाँ? बंगाल में। कई विद्रोह दे देते हैं और उसकी जगह प्लेस दे देते, मिलाने को दे देते। कई विद्रोह देते हैं, उसका टाइम पीरियड दे देते, मिलाने को दे देते। कई विद्रोह दे देते, कहते क्रम से लिखो, और जब डेट याद रहेगी या अंदाज रहेगा तो उस पर हो पाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब एक खास बात और, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो भी आनंद मठ से लिया गया है 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। अब आनंद मठ के बारे में हो गया। बी जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में देखिए कि एक कंपैरिजन बिटवीन, इसको सुन लीजिए, ये मिलाने को किताब का नाम और राइटर है, आ सकता है, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन ओरिजिनली पब्लिश इन मराठी बाय ताराबाई शिंदे। ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, ठीक है, ये ओरिजिनल में किसने इसको लिखा है?
ये मराठी भाषा में लिखी है और ताराबाई शिंदे ने इसे लिखा है। आगे चलकर इसको एक और किताब इसी पे लिखी जाती है, उसका नाम है ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन। इतना तो है ही है, लेकिन ताराबाई शिंदे ने ये किताब लिखी थी। अब ताराबाई शिंदे की किताब का नाम और ताराबाई का नाम लेकर एक किताब लिखी गई, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, ताराबाई शिंदे एंड द क्रिटिक ऑफ जेंडर रिलेशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया में जेंडर का क्या रिलेशन था, क्या स्थिति थी, उस पर ये बुक किसने लिखी? ये आया है, एग्जाम में आया हुआ है, रोसालिंड ओ हैंडलॉन, इन्होंने लिखा है। तो ये दोनों किताब महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट किताब का नाम पूछ सकता है, किताब का नाम और राइटर दे सकता है, मिलाने पूछ सकता है। अब मनुस्मृति देखिए, तीसरी जो है ऑप्शन में मनुस्मृति दिया हुआ था, तो मनुस्मृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो नेक्स्ट जो एग्जाम हो उसमें मनुस्मृति के बारे में क्वेश्चन आ जाए। रिलीजियस से पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मनुस्मृति से आ सकता है। मनुस्मृति क्या है? देखिए, मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा से संबंधित है, मनु द्वारा रचित है। संस्कृत इसकी भाषा क्या है? लैंग्वेज संस्कृत में लिखी गई है। ये क्या है? मानव धर्म शास्त्र है। मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? मानव धर्म शास्त्र। लॉ ऑफ मनु, ये क्या है? लॉ ऑफ मनु। अक्सर ये मनुस्मृति बहुत चर्चित रहती है अपने विचारों के कारण। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दीज आर नाउ नोन। इसकी जो है 15 मैन्युस्क्रिप्ट जो है का उल्लेख मिलता है, और 1776 ईस्वी में इसको इंग्लिश में सर्वप्रथम ट्रांसलेट किया गया था। मनुस्मृति को 1776 ईस्वी में जो है इसमें ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। तो याद रखिए कि ये क्वेश्चन बना हुआ है, किसने मनुस्मृति को सर्वप्रथम ट्रांसलेट किया था? 1776 में विलियम जोन्स ने किया था। अब इसमें जो है मनुस्मृति में 7 तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट्स, जो पूछ सकता मनुस्मृति में कौन से तत्व नहीं है या कौन से तत्व हैं। ABCD 1 2 3 4 इस तरह करके। देखिए इसमें क्या है? किंग, राजा का उल्लेख है। द मिनिस्टर, मंत्री का, राजा का उल्लेख होगा तो मंत्री का होगा। कैपिटल, राजधानी का उल्लेख है। रीम का उल्लेख है, शासन का उल्लेख है। द ट्रेजर, खजाने का उल्लेख, खजाने का उल्लेख है। द आर्मी, सेना का उल्लेख है। एलाई, संधियों का उल्लेख है। तो 7 चीजों का उल्लेख इसमें है। मैंने आपको बताया, एक पहला किंग हो गया, फिर मिनिस्टर हो गए, कैपिटल हो गया, रीम हो गया, और ट्रेजर और आर्मी और एलाई हो गया। ये 7 तत्व का उल्लेख है। अब इसी में है अंबेडकर, नहीं, अंबेडकर इसमें नहीं है। इसी का अंबेडकर के बारे में, इसी मनुस्मृति से रिलेटेड अंबेडकर भी हैं। अक्सर क्वेश्चन कई बार आया भी है और अक्सर ये सुनने में भी आता है। अंबेडकर पब्लिकली सेट फायर टू द मनुस्मृति ऑन दिसंबर 1927। मनुस्मृति में जो है उच्च वर्ग के लोगों की व्यवस्था की गई है, उच्च वर्ग की बातें ज्यादा की गई है, निम्न वर्ग के लिए जो है व्यवस्था नहीं है। और अंबेडकर जो है इन चीजों को अच्छे से जानते थे और उनको लगता था मनु ही स्मृति के माध्यम से शोषणवादी प्रवृत्ति जन्म हुई है। और इन्होंने मनुस्मृति का दिसंबर 1927 ईस्वी में क्या किया था? पब्लिक के सामने आग लगा दी थी। तो अंबेडकर के बारे में जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें एक चीज ये भी बन जाती है, या मनुस्मृति से संबंधित भी होगा तो ये बन जाएगी। तो इसको भी आप जानकारी रखिए। नेक्स्ट, मनुस्मृति जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कास्ट ऑपरेशन। अंबेडकर का मानना है कि जो मनुस्मृति है ये क्या कर रही है? जाति जो व्यवस्था है उसको संस्थागत रूप दे रही है। नेक्स्ट, मनु जो थे वे प्रजापति के
सन थे, बेटे थे। और गॉड क्रिएटेड, इनकी पत्नी का नाम था अनंती। मनु की पत्नी का क्या नाम था? अनंती। और अनंती गॉड क्रिएटेड थी, भगवान ने उनको मनु के लिए उत्पन्न किया था। अब इसी में जो है डी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए, अक्सर अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं, अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों एक ही नाम भी कहा जाता है। कुछ लोग डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जाना जाता है ये तीनों एक ही नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र मूल रूप से जो है राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई है। लेकिन इसमें उस समय की जो है काफी जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था के साथ आर्थिक व्यवस्था या उस वक्त मौर्य काल में जो पूरी व्यवस्था थी उसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये चाणक्य थे कौन? चाणक्य जो थे ये तक्षशिला के स्कॉलर थे। चाणक्य के बारे में भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले लोग हैं, मेडिवल वाले, उनका एंशिएंट कमजोर होता है। तो चाणक्य जो थे ये तक्षशिला के स्कॉलर थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे और गुरु भी थे और गार्जियन भी थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये जो अर्थशास्त्र को है, इसके बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र को जो है टेक्स्ट को कई जो है सेंचुरियों में अलग अलग आथर के द्वारा लिखा गया था। और ये लिखी 200 BC से 300 AD के बीच लिखी गई थी। 200 BC से अर्थात 300 AD के बीच मानी जाती है। और 12वीं शताब्दी तक अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर आगे इसको रीडिस्कवर किया, पुनः 1905 में खोजा। किसने खोजा? आर शाम शास्त्री जी ने। आर शाम शास्त्री जी ने उन्हें फिर खोजा। तो पूछा जाता पुनः अर्थशास्त्र को खोजा किसे था? आर शाम शास्त्री जी ने खोजा था और 1909 में इसे पब्लिश कर दिया था। 1909 में से क्या किया था? पब्लिश किया था इंग्लिश भाषा में। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1915 में हुआ। ठीक है, इसको खोजा, पब्लिश किया, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1915 में आर शाम शास्त्री ने किया। ये अक्सर पूछा गया है, इन बातों को ध्यान रखिए। आर शाम शास्त्री। ठीक है। अब इस बुक में इंक्लूड क्या है, क्या क्या वर्णन है? अर्थशास्त्र संबंधित है, दे दिया, मिलाइए कौन सही है कौन गलत है। तो अर्थशास्त्र में उल्लेख है लॉ का, गवर्नमेंट का उल्लेख है, सरकार का, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, लॉ कानून का, सिविल का, क्रिमिनल कोर्ट का, इकोनॉमी का, एथिक्स का, मार्केट का। ठीक है, ये सारी जो है जानकारी हमें अर्थशास्त्र से होती है। आगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में और देखेंगे। सोशल वेलफेयर के बारे में भी अर्थशास्त्र उल्लेख करती, सामाजिक कल्याण के बारे में। और साथ ही साथ जो फेमिन पड़ा, जो अकाल पड़े, एपिडेमिक पड़ा, तो उसमें जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य कहता है कि शासक को जनता का ख्याल करना चाहिए और जो पीड़ित और परेशान जनता है उनसे कर कम लेना चाहिए और उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए अकाल और इस समय में। और इसमें इरिगेशन की भी उल्लेख है, वाटरवे का उल्लेख है और बिल्डिंग फोर्स का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। ये अक्सर सब महत्वपूर्ण जानकारियां अर्थशास्त्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये लिखी किस पे है? पाम लीफ पर। ये किस पे लिखी है? ये भी पूछा गया है, पाम लीफ पर। और ये भी पूछा गया है कि इसमें युद्ध को एवॉइड किया गया है। 3-4 किताब दे दिया, अब पूछ लिया कि किसमें युद्ध को एवॉइड किया गया है।
तो अर्थात कौटिल्य के अर्थात में युद्ध को एवॉइड किया गया और कहा क्या गया है, एक कोटेशन है, वन कैन लॉस ए वार, वन कैन लॉस ए वार, युद्ध क्या कर सकता है, खो देता है, लॉस करता है, एज इजिली एज वन कैन विन, जीत को अभी आसानी से कर सकता है। तो ये जो है स्टेटमेंट अर्थशास्त्र में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि अर्थशास्त्र कितने अभिकरण में विभाजित है, कितने प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में 15 बुक अधिकरण और 150 जो है चैप्टर और 180 टॉपिक। नोट कर लीजिए कि 15 बुक मतलब अधिकरण, प्रकरण 150 और टॉपिक जो है वो कितना है, 180 का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। एक खास बात और है जो ये कि इस पे भी क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन ये है, पैट्रिक ओलिविले, पैट्रिक ओलिविले whose translation was published in 2013। पैट्रिक ओलिविले ने अभी वर्तमान में 2013 में अर्थशास्त्र का क्या किया है, अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। तो अर्थशास्त्र का अनुवाद पैट्रिक विले ने और आर शामशास्त्री दोनों ने किया। उन्होंने पहले किया था, इन्होंने 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी बुक आई है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, पूछ सकता है ये स्टेटमेंट किस पर है, किसकी है, क्यों है, क्या है। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट। तो ओलिविले कहते हैं कि जो ये ट्रांसलेशन का काम मैंने किया अर्थशास्त्र का, ये मेरे अब तक के कार्यों में सबसे अधिक कठिन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ट्रांसलेशन का सबसे कठिन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, मानव मात्र हेतु एक धर्म एक जाति एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका मुख्य संदेश था। ठीक है, मानव मात्र हेतु एक जाति एक ईश्वर एक संप्रदाय, इन सब का उल्लेख किसने किया है। तो ये इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु और ज्योतिबा फुले। तो इसमें नारायण गुरु जो है इसका सही आंसर है। नारायण गुरु केरल के रहने वाले थे, नारायण गुरु केरल के रहने वाले थे और केरल के साथ अजवा, केरल में अजवा जो जाति थी उससे संबंधित थे, निम्न कास्ट के थे, लो कास्ट के थे। इन्होंने अराबीपुरम आंदोलन चलाया, पूछ सकता है। ठीक है, नया क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है अराबीपुरम आंदोलन कहाँ चला, केरल में चला, कब चला, 1888 में चला। किसने चलाया, नारायण गुरुजी ने चलाया। रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से ये संबंधित था। और ये जो है निम्न जाति के होते हुए भी इन्होंने अराबीपुरम में शिव की मूर्ति का क्या किया था, को स्थापित किया था, शिव की मूर्ति को स्थापित किया था। ये सारी बातें याद रखिए, नया क्वेश्चन जो है इनके ऊपर बन सकता है कुछ। फिर 1920 सेंचुरी में, ये आप लोग इतनी जानकारी जो है 1-2 लाइन में ही है, ज्यादा नारायण गुरु की स्टेटमेंट ही मिलती है और जितना बता रहा हूं ये सब नहीं मिलता है। अब जो आगे जानकारी बताऊंगा इससे भी क्वेश्चन आ सकता है नया, और आप भी आश्चर्यचकित हो सकता हूं, मैं भी पढ़ के आश्चर्यचकित हुआ था। 19वीं शताब्दी में एक तो ये कि ये फिलोसफर भी थे, समाज सुधारक थे, स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। ठीक है, और अद्वैत पोयम दैव दुष्काम इनकी अद्वैतवाद पर इन्होंने पोयम लिखी है, दैव दुष्काम, जो पेरियार कम्युनिटी में बहुत प्रचलित है। इनकी मीटिंग, ये खास बात है जो मैं कह रहा था, इनकी जो मीटिंग है गांधी जी साथ हो रही, महात्मा गांधी के साथ। और ऑन मार्च 12, 1925, 15 मार्च 1925 में गांधी जी के साथ इनकी मीटिंग हुई। कब, कैसे, जब गांधी जी केरल
वैक्काम सत्याग्रह जो 1925 में हुआ, तो इंपॉर्टेंट बात है, वैक्काम सत्याग्रह कहाँ हुआ, कब हुआ, ये अक्सर पूछा जाता है, कदम लगाने के लिए भी आ जाता है। तो वैक्काम सत्याग्रह में गांधी जी कहाँ गए, केरल गए, और जब केरल गए तो उनकी मुलाकात किससे हो रही है, उनकी नारायण गुरु के बारे में उन्होंने सुना, वो नारायण गुरु से मिले। नारायण गुरु के बाद मिलने से वो बहुत प्रभावित हुए और दलित के उत्थान की बात, अस्पृश्यता के उत्थान की बात, निम्न वर्ग के उत्थान की बात जो नारायण गुरु कर रहे थे, उनसे वो इतने प्रभावित हुए कि आगे चलकर इन चीजों को उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। कहा जाता है कि जो यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी, उसको ही उन्होंने हरिजन पत्रिका का नाम दे दिया था और दलितों को हरिजन, हरि का जन का नाम दिया। ये सारा का चीजें किससे, नारायण गुरु से प्रभावित होकर गांधी जी ने की थी। और नारायण गुरु के शिष्य का नाम क्या था, आनंदा सिनॉय। आनंदा सिनॉय किसके शिष्य थे, नारायण गुरु के शिष्य थे। बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, नारायण गुरु पे कुछ नया बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा ना, नारायण गुरु ने एक काम और किया, उन्होंने क्या किया, रिलीजन कॉन्फ्रेंस 1923 में केरल में स्थापित किया था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। और ये भारत की उस समय की क्या थी, एक बड़ी और पहली घटना महत्वपूर्ण थी। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को नारायण गुरु ने केरल में 1923 में जो है किया था। और एक खास और बात है नारायण गुरु के बारे में, वो है कि नारायण गुरु के जो अनुयायी थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों थे। और नारायण गुरु केरल से श्रीलंका भी दो बार उल्लेख मिलता है कि गए थे, जहां उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अनुयायी भी थे और उनकी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये नारायण गुरु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब इसी में था आपका ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर बंगाल के थे और विधवा विवाह को दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विडो मैरिज, ठीक है, विडो मैरिज के ये समर्थक थे, विधवा विवाह के। और खास बात ये है कि ये संस्कृत के बहुत जानकार थे। विद्यासागर इनका नाम जो था, मूल नाम क्या था, ईश्वर चंद जी का मूल नाम ईश्वर चंद चट्टोपाध्याय था। ईश्वर चंद चट्टोपाध्याय था। विद्यासागर तो इनको उपाधि मिली थी और जिस संस्कृत कॉलेज में इन्होंने पढ़ा था और जहां संस्कृत के उत्थान में बड़ा योगदान दिया था, उसी कॉलेज से इनको विद्यासागर, सी ऑफ नॉलेज की उपाधि मिली थी। स्वामी विवेकानंद, ये भी बंगाल के थे, आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, और सबसे खास चीज कि इन्होंने कहाँ जाके हिंदी में भाषण दिया था, शिकागो में दिया था। कैसे, किस भाई और बहनों की हेड संबोधन से इन्होंने ये भाषण शुरू किया था। कई बार ये सब चीज पूछी गई है। अब ज्योतिबा फूले इनका जाति नहीं थी, ये फूल की ये काम किया करते थे, फूलों के माला इनके परिवार के लोग, माता पिता बेचा करते थे। फिर ये भी इसीलिए ज्योतिबा जी का नाम ज्योतिबा फूले हो गया। ये सामाजिक धार्मिक सुधारक रहे मॉडर्न टाइम के, और उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया और महिलाओं की स्थिति और जो निम्न वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए काम किया था। ठीक, तो अब 6 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। इतनी देर में